नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी ग्रीस की राजधानी एथेंस की है। ये बात 2021 की है। एथेंस के शहर में एक जगह है ग्लाइका नेरा। यहीं पर बाबिस एनाग्नोस्टोपोलोस और उनकी पत्नी कैरोलिन क्राउच रहती थी। उनके साथ उनकी 11 महीने की बेटी भी थी। 33 वर्षीय बाबिस एक हेलीकॉप्टर पायलट था, जबकि 20 वर्षीय कैरोलिन ब्रिटिश मूल की थी और बचपन से ही ग्रीस में रह रही थी। कैरोलिन जब 15 साल की थी तभी उसकी मुलाकात बाबिस से हुई थी। उनके बीच प्यार हो गया। उनकी शादी एथेंस के उसी अपमार्केट इलाके में हुई थी। शादी के समय वह 18 साल की थी। बाबिस के माता पिता एथेंस में रहते हैं, जबकि कैरोलिन के माता पिता एलोनिसोस द्वीप पर वहां से 6 घंटे की दूरी पर रहते हैं। हालांकि कैरोलिन का जन्म यूके में हुआ था, जिससे वह ब्रिटिश नागरिक बन गई थी। शादी के बाद वह अपने पति और बच्ची के साथ ग्लाइका नेरा में रह रही थी। 11 मई 2021 की सुबह करीब 5 बजे ग्रीक पुलिस को बाबिस का एक घबराया हुआ फोन आया। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि उनके घर में कुछ अज्ञात लुटेरे घुस आए हैं और उन्होंने उसकी पत्नी कैरोलिन की हत्या कर दी है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें बेडरूम में कैरोलिन की लाश बेड पर पड़ी मिली। वह बिल्कुल निढाल पड़ी थी, जैसे किसी ने दम घोंट कर मारा हो। घर के बाहर बगीचे में कुत्ते की लाश मिली, जिसे किसी ने लटका कर मार दिया था। अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिससे यह लूटपाट की वारदात लग रही थी। बाबिस ने पुलिस को बताया कि लुटेरे 3 थे। उन्होंने पहले उसे बांध दिया और फिर घर में लूटपाट करने लगे। घर से पैसे लूटने के बाद उन्होंने उसकी पत्नी कैरोलिन का गला घोंटकर हत्या कर दी। बाबिस ने दावा किया कि उसने लुटेरों से अपने परिवार को नुकसान न पहुंचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन वे निर्दयी निकले। पुलिस ने घटनास्थल से सभी जरूरी सबूत इकट्ठे कर जांच शुरू कर दी। यह मामला हाई प्रोफाइल बन चुका था, इसलिए पुलिस ने इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत शुरू की। इसके अलावा एथेंस पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के डिप्टी चेयरमैन निकोस रिगास ने इस अपराध से जुड़ी कोई भी जानकारी देने वाले को करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की, जिससे जांच को और तेज किया जा सके। उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस इस मामले की जांच में तमाम लेटेस्ट तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है और जल्द ही अपराधियों तक पहुंच जाएगी। उन्होंने दावा किया कि मामले को सुलझाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन मीडिया ने पुलिस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। इसकी वजह यह थी कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद ग्रीस में महिलाओं की हत्याएं और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए थे। लोगों को लगने लगा था कि पुलिस इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है। हालात को देखते हुए डिप्टी चेयरमैन निकोस रिगास ने घटनास्थल से बरामद मोबाइल उपकरणों, स्मार्ट वॉच और सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए एक समय रेखा निर्धारित की। जब एथेंस पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि युवती की हत्या वास्तव में उन 3 लुटेरों ने नहीं की थी। पुलिस ने मौके से कई अहम सुराग जुटा लिए थे, लेकिन असली हत्यारों को पकड़ना अभी बाकी था। जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक अधिकारी ने अपनी टीम से एक अहम सवाल किया। क्या सच में यह हत्या पेशेवर लुटेरों ने की होगी? शुरुआती सबूत यही इशारा कर रहे थे कि यह एक लूटपाट के दौरान हुई हत्या थी। पुलिस को घटनास्थल से ऐसे संकेत मिले थे जो बताते थे कि युवती के हाथ पांव बांधे गए थे और लुटेरे जाते जाते पालतू कुत्ते को भी मार गए थे। लेकिन गहराई से पड़ताल करने पर मामला उलझने लगा। सबसे बड़ा सवाल था, अगर लुटेरे घर से पैसे लूटकर भागे थे तो वे पैसे गए कहां? पुलिस को अब तक सिर्फ 13,000 पाउंड के बारे में पता चला था, जबकि बाबिस ने दावा किया था कि लुटेरे बड़ी रकम ले गए थे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस के हाथ ऐसे सवाल लगते जा रहे थे जिनका कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। फॉरेंसिक टीम भी कोई ठोस निशान या सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। लुटेरों के गिरोह ने युवती को कैसे बांधा था, उसकी मौत दम घुटने से हुई थी या किसी और वजह से, इस पर भी कोई स्पष्टता नहीं थी। तकनीकी टीम ने बताया कि घटना के वक्त सीसीटीवी कैमरे बंद थे, जिससे पुलिस को और भी शक होने लगा। यह बात कैसे मुमकिन थी कि इतने सुनियोजित तरीके से लूट हुई लेकिन कोई भी डिजिटल सबूत नहीं मिला। लेकिन सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात थी, कैरोलिन की लाश बेड पर पड़ी थी और ठीक उसके बगल में सिरहाने 11 महीने की बच्ची चुपचाप लेटी थी। आखिर इतनी खौफनाक वारदात के बावजूद बच्ची रोई क्यों नहीं? जांच अधिकारी ने यह सवाल उठाया तो पूरी टीम खामोश हो गई। अब तक जो केस सीधा साधा लूटपाट लग रहा था, उसमें कुछ बहुत बड़ा और छिपा हुआ खेल नजर आने लगा था। झूठ की परतें खुलने लगीं।
पायलट बाबिस एनाग्नोस्टोपोलोस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जल्द ही उसके बयानों में कई विरोधाभास सामने आने लगे। बाबिस ने मीडिया को बताया था कि वह घटना के दौरान लुटेरों से घिरा हुआ था और वे उसे बांधकर लूटपाट कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने तकनीकी जांच और डिजिटल सबूतों को खंगाला तो सच्चाई कुछ और ही निकली। डिजिटल ट्रैकिंग से पता चला कि उस वक्त बाबिस घर के अंदर ही नहीं हुआ, बल्कि चारों ओर घूम रहा था। कभी बेसमेंट में तो कभी बालकनी पर। उसका मूवमेंट एक बंधे हुए व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं था। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था। पुलिस को अब यकीन हो गया कि लुटेरों की कहानी मनगढ़ंत थी और इस हत्या के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि खुद बाबिस का हाथ था। पुलिस को बाबिस की कहानी में अनेक विरोधाभास पहले ही मिल चुके थे, लेकिन अब उन्होंने डेटा एनालिस्ट की मदद से तकनीकी साक्ष्यों को गहराई से खंगालना शुरू किया। इसके आधार पर पुलिस अधिकारी निकोस रिगास ने जांच टीम को नए सिरे से काम करने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हत्या के पीछे मृतका का पति बाबिस भी हो सकता है। यह भी संभव था कि पूरी वारदात को एक नकली क्राइम सीन की तरह तैयार किया गया हो ताकि संदेह किसी और पर जाए। लेकिन इस बीच जांच दल में एक और सवाल उठने लगा। अगर यह हत्या बाबिस ने ही की तो पालतू कुत्ते को किसने मारा? और वह 11 महीने की छोटी बच्ची चुपचाप कैसे लेटी रही? यही वे सवाल थे जो अब तक किसी ने गौर से नहीं सोचे थे। पुलिस अधिकारी निकोस रिगास ने टीम को ध्यान दिलाया कि यही सबसे अहम कड़ी थी जो मामले को सुलझाने में मदद कर सकती थी। पुलिस ने इस मामले की गहरी तकनीकी जांच शुरू की और अब मामले में एक नया मोड़ आ चुका था। बाबिस एनाग्नोस्टोपोलोस की कहानी में संदेह की गहरी खाई बन चुकी थी। सारी जांच के दौरान एक अहम सुराग कैरोलिन के स्मार्ट वॉच से मिला। इस बायोमेट्रिक घड़ी में उसके मौत के दिन की रीडिंग दर्ज थी, जो साफ तौर पर बता रही थी कि वह उस वक्त जिंदा थी जब बाबिस ने दावा किया था कि लुटेरे उसे बांधकर उसकी पत्नी को मार रहे थे। इतना ही नहीं, बाबिस के फोन का डेटा भी कैरोलिन की स्मार्ट वॉच से मेल नहीं खा रहा था। कैरोलिन की स्मार्ट वॉच में उसकी नाड़ी का धड़कना दिखा, जबकि बाबिस के फोन से पता चला कि वह घर के अंदर घूम रहा था, जबकि उसने कहा था कि उसे तो बांध दिया गया था। गूगल के सर्विलांस सिस्टम की मदद से यह साबित हो गया कि बाबिस का कहना और उसका डेटा बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। यह साबित कर दिया कि बाबिस का दावा झूठा था और वह खुद ही हत्या के पीछे का असली अपराधी था। पुलिस ने घर के सीसीटीवी कैमरे से डेटा कार्ड निकालने के बाद एक नई कहानी सामने आई। बाबिस ने पहले पुलिस को बताया था कि 11 मई 2021 की सुबह लगभग 5 बजे लुटेरों ने उसके घर का दरवाजा तोड़कर घुसने के बाद उसे और कैरोलिन को बांध दिया था। फिर उन्होंने घर में लूटपाट की और कैरोलिन की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद बाबिस ने दावा किया था कि वह सुबह 6 बजे पुलिस को बुलाने के बाद लुटेरे भाग गए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने बाबिस के बयान को नकारा कर दिया। फुटेज में यह दिखा कि घटना के समय किसी बाहरी शख्स का घर में प्रवेश नहीं हुआ था। इसके बजाय बाबिस के अपने कदमों के ट्रैक थे, जो साफ तौर पर उसकी संदिग्ध गतिविधियों को उजागर कर रहे थे। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे ने घटना के पहले की रात की एक पूरी तस्वीर पेश की। आधी रात के बाद 12:35 पर दंपति की ग्राउंड फ्लोर पर लगे कैमरे ने एक आखिरी तस्वीर ली थी। उस तस्वीर में बाबिस सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी गोद में उसकी बेटी थी और हाथ में फोन था। वहीं कैरोलिन से किसी बात को लेकर तीखी बहस हो रही थी, जो जल्द ही कड़वी बहस में बदल गई। रात 1:20 के आसपास कैमरे की डिवाइस से मेमोरी कार्ड हटा लिया गया था। पुलिस का मानना था कि यह कदम कैरोलिन द्वारा स्टूपिड कहे जाने के बाद उठाया गया था, जिससे बाबिस को गुस्सा आ गया था। पुलिस को मेमोरी कार्ड के आधा काटकर शौचालय में बहाने का सुराग मिला, जो पूर्व नियोजित हत्या की योजना का संकेत था। रात 12:35 से लेकर सुबह 4 बजे तक बाबिस और कैरोलिन के बीच टेक्स्ट मैसेज के जरिए गहरी बहस चलती रही। इस दौरान कैरोलिन ने अपने एक दोस्त को भी मैसेज भेजा, जिसमें उसने लिखा था कि वह अपने पति बाबिस को छोड़ने जा रही है और उसी रात किसी होटल में चली जाएगी। गुस्से में आकर इस बहस में बात इतनी बढ़ गई कि कैरोलिन ने बाबिस से तलाक तक की बात कह दी। पुलिस ने कैरोलिन के फिटनेस ट्रैकर की जांच की, जिसमें उस दिन सुबह 4 बजे कैरोलिन के दिल की धड़कनें अचानक बढ़ी थीं। इस बदली हुई दिल की गतिविधि से पुलिस को पता चला कि वह पल दंपति के बीच लड़ाई के बाद का था और शायद यही वह समय था जब रिश्ते में टूटन का मोड़ आया। बाबिस ने पुलिस से पूछताछ के दौरान यह बताया कि कैरोलिन ने उसे मारा, जिससे गुस्से में आकर उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और फिर तकिए से चेहरा दबा दिया। लेकिन कैरोलिन के फिटनेस ट्रैकर ने जो जानकारी दी, उसने सब कुछ बदल दिया।
सुबह 4:11 पर कैरोलिन की धड़कनें रुक गईं और इस समय वह मर चुकी थी। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि बाबिस ने कैरोलिन के मुंह में रुई भर दी थी और फिर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने हत्या को नाटकीय रूप देने की योजना बनाई। बाबिस ने घर की खिड़की की कुंडी तोड़ी, अलमारी में थोड़ी तोड़फोड़ की और लूटपाट का दृश्य तैयार किया। बाबिस ने अपने पालतू कुत्ते को भी मारा और उसे सीढ़ी के डब्बे में लटका दिया ताकि पुलिस को लगे कि लुटेरों ने उसे भी मार डाला होगा। इसके बाद उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और खुद को बिस्तर से बांध लिया। फिर पड़ोसी को फोन कर लुटेरों के बारे में बताया। इस डेटा ट्रेल ने बाबिस के झूठ को बेनकाब कर दिया, लेकिन पुलिस को उसे दबोचने में मुश्किलें आई थी क्योंकि वह पहले ही दूसरे देश भाग चुका था। हालांकि अंततः पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की और ग्रीस की बड़ी जेल कोरियाडालोस में उसे रख लिया। इस पूरे केस की अहम कड़ी कैरोलिन की स्मार्ट वॉच थी, जिसने उसके अंतिम क्षण की जानकारी दी और इस हत्याकांड को सुलझाने में मदद की। बाबिस की गिरफ्तारी एक बहुचर्चित घटना बन गई। बाबिस ने 17 जून 2021 को अपनी पत्नी कैरोलिन को गला घोंटकर मारने की बात स्वीकार कर ली। उसने भावुक होते हुए कहा कि उस समय के 6 मिनट को वह कभी नहीं भूल सकेगा, जब उसने अपनी पत्नी का गला घोंटते वक्त अपनी बेटी लिडिया का चेहरा सामने देखा। बाबिस ने यह भी बताया कि हत्या का नाटक रचने का कारण केवल यह था कि वह जेल नहीं जाना चाहता था और अपनी बेटी की परवरिश करना चाहता था। इस पूरी साजिश में उसने अपने पालतू कुत्ते का गला भी घोंटा ताकि पुलिस को लगे कि लुटेरों ने यह सब किया था। बाबिस ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने यह सब वास्तविकता से बचने और अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। इसके बाद अदालत ने 17 जून 2021 को उसे कैरोलिन क्राउच और उसके पालतू कुत्ते की हत्या का दोषी ठहराया और उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई। इस घटना ने साबित कर दिया कि गलत फैसलों की सजा सबसे ज्यादा मासूमों को झेलनी पड़ती है। लालच, धोखा और गलत फैसलों का नतीजा हमेशा विनाशकारी होता है। इसलिए सोच समझकर और सही रास्ते पर चलना ही बेहतर है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।